हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज है 27 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम बातें करेंगे प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जीएस 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास है रैट होल माइनिंग। तो जैसे आपने न्यूज़ में फॉलो किया होगा कि मेघालय में ये प्रॉब्लम हो गई है, माइल क्रैश हो गई एंड उसके बाद काफ़ी सारे जो माइनर्स थे, वर्कर्स थे, वो बीच में ही ऐसा आशंका जताई जा रही है कि दे आर स्टक इन बिटवीन। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज इन कोल माइनिंग। तो कोल माइनिंग से रिलेटेड ये टर्म है एंड ऐसा नाम क्यों रखा है इसका? क्योंकि बिकॉज ऑफ द शेयर साइज ऑफ द होल्स। तो सिर्फ 3 से 4 फीट जो मैं आपको विड्थ बताऊं उसकी पूरी माइन की, तो ये साइज़ है या रेडियस बोल सकते हैं कि इतने साइज़ की माइन होती है। एंड इसको डिग किया जाता है बाय डिगिंग स्मॉल होल्स इनटू द ग्राउंड। तो ऐसे है, अगर मैं आपको इसका व्यू बताऊं तो सपोजिटली दिस इज़ द ग्राउंड लेवल एंड पहले ऐसे माइन जाकर इसके बाद देर आर दीज लेटरल माइंस। तो साइड में माइन नहीं खुलती हैं जहाँ से जो माइनर होगा वो अंदर जाके यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा कोल को। तो इनको हम बोलते हैं रैट होल माइंस। एंड माइनर्स क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं रॉक्स को विद देयर एक्सेस एंड अदर हैंड हेल्ड इक्विपमेंट एंड बाहर लेकर आते हैं बास्केट्स में जो भी मटेरियल है। एंड इस ये जो फॉर्म है माइनिंग की, रैट होल माइनिंग, इट इज़ इलीगल इन इंडिया। एंड इसके स्पेसिफिकली इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। कैसे? क्योंकि जो रिवर वाटर होता है वो मिक्स हो जाता है कई बार माइंस के साथ, तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। जैसे इस केस में भी हुआ है कि एक रिवर के अराउंड माइन खोदी जा रही थी एंड उसमें माइन में पानी भर गया रिवर का आके। तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है, जो माइनर्स की जान जा रही है वो तो है ही है प्रॉब्लम। एंड इसके बाद इट कैन इवन कॉज द डेथ ऑफ फिश एंड एनिमल्स। तो जो एनिमल्स या फिश उसमें वाटर में होंगी उनकी भी जान को खतरा है। एंड एनजीटी ने, हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उन्होंने ये प्रैक्टिस बैन की हुई है। ठीक है जी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं जीएस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं न्यू हाई कोर्ट। तो जैसे वी नो कि आंध्र प्रदेश को लेटेस्ट हाई कोर्ट अलॉट हो गया है, उनके लिए नया हाई कोर्ट बन गया है इन द सिटी ऑफ अमरावती, जो कि कैपिटल है उनका। एंड ये हमारे नेशन का 26th हाई कोर्ट होगा। तो जो इंस्टीट्यूशन है हाई कोर्ट का, बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था बाय द एक्ट ऑफ 1862, जब 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए थे, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मैड्रास। तो 3 हाई कोर्ट्स बने थे 1862 में आफ्टर द 1857 वाला रिवोल्ट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट बनाने के, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट की प्रोविज़न। बट जो 7th अमेंडमेंट एक्ट थी ऑफ द 1956, उसने ऑथराइज़ कर दिया कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो किसी भी 2 स्टेट्स के लिए या 2 या ज़्यादा स्टेट्स के लिए एंड इवन किसी यूटी के लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसी टाइम के अराउंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, अगर आपको याद हो, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है जी। तो इस एक्ट के बाद जब नई स्टेट्स की क्रिएशन स्टार्ट हो गई, तो जो ऑब्वियस नीड आनी थी नए हाई कोर्ट्स की, तो तब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके पहले क्या था, हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट था, लेकिन उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हम एंड उसमें प्रोविजन होगी कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो क्रिएट कर सकता है नया हाई कोर्ट, नहीं तो जो भी 2-3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपने देखना है कि कौन कौन से ऐसे हाई कोर्ट हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट्स को या यूटीज़ को केटर कर रहे हैं। एंड दिल्ली हमारे पास एक ऐसी यूटी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। तो इससे पहले 24 हाई कोर्ट्स थे स्टेट्स के लिए, अब 25 हो गए हैं। 26 इज द हाई कोर्ट ऑफ यूटी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सनस बिल 2018। आज न्यूज़ में था तो आई थॉट कि थोड़ी प्रोविजंस आपको बता दी जाएं। तो इस बिल के थ्रू बेसिकली क्या है, नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनाने की बात की जा रही है, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे ट्रैफिकिंग के केसेस एंड इम्प्लीमेंट करेंगे इस बिल के प्रोविजंस। ठीक है जी। एंड इसमें जो ऑफिसर्स होंगे दे कैन बी पुलिस ऑफिसर्स एज वेल एज कोई भी और ऑफिसर्स जिनकी ज़रूरत महसूस हो। एंड इट मे टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द बिल दैट हैज़ बीन रेफर टू इट बाय 2 or more स्टेट्स। तो ये स्टेट्स को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अगर स्टेट्स चाहें तो स्टेट इनको ऑफर कर सकते हैं कि आप इन जो ऑफेंसेस हैं इन पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ठीक है जी। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी ट्रैफिकिंग रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिटीज़। तो ATCs की इस्टेब्लिशमेंट है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सनस बिल के अंडर एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 3 tier इस्टेब्लिशमेंट होगी हम यहाँ पर ATCs की, एंटी ट्रैफिकिंग रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिटीज़ की। एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स
को सेटअप करने हैं प्रोटेक्शन होम्स। तो ये भी इस बिल के अंडर प्रोविज़न है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों प्रोटेक्शन होम्स इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पर जो भी ट्रैफिकिंग से बचाए गए लोग होंगे उनको रखा जाएगा, रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी। एंड इसमें कोर्ट्स को भी जो इंस्ट्रक्शन है कि उनको कंप्लीट करना है, एक जो भी पूरा ट्रायल होगा उसका विद इन अ ईयर, एंड हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जो कोर्ट होगा इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया। तो प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया लीगल है, बट उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे सॉलिसिटिंग इन पब्लिक, तो पब्लिक प्लेसेस पर आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। कर्ब क्रॉलिंग है, या ब्रॉथल को मैनेज या ओन करना, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इलीगल हैं, बट प्रोस्टिट्यूशन अलग से जो चीज़ है वो लीगल है। एंड अकॉर्डिंग टू द इमोरल ट्रैफिक सप्रेशन एक्ट, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं दे कैन प्रैक्टिस देयर ट्रेड प्राइवेटली, कि प्राइवेटली प्रोस्टिट्यूट्स अपनी ट्रेड जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली वो कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकते, तो दैट इज़ इलीगल, जैसे हमने ऊपर अभी बात की। एंड बट इसके बाद एक अमेंडमेंट लाई गई थी जो हमारा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बना 1986 में। तो उसके बैकड्रॉप क्या है कि 1950s में इंडिया ने एक यूएन की डेक्लेरेशन को साइन किया था, दैट वाज रिलेटेड टू द सप्रेशन ऑफ ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग के रोकने के लिए ये जो डेक्लेरेशन थी यूएन की, इंडिया ने साइन की। इसके बाद हमारे पास इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट लेकर आए हम 1986 में। तो आज का जो न्यूज़ आर्टिकल था बेसिकली वो जो हमने पीछे अभी एंटी ट्रैफिकिंग बिल देखा, ट्रैफिकिंग ऑफ द पर्सनस बिल 2016 के 2018 सॉरी, तो वो उस बिल की कुछ खामियां निकाल रहा है, कुछ पॉइंट आउट कर रहा है चीज़ें कि कैसे उसने जो वॉलेंट्री प्रोस्टिट्यूशन है उसको भी अपने आड़े हाथों ले रहा है वो बिल, एंड उसके लिए एडुकेट प्रोविजंस नहीं है। तो अगर आपने वो वाला आर्टिकल अच्छे से नहीं पढ़ा, द हिंदू में था पेज नंबर 7 पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पर आप दोबारा से रेफ़र कर लीजिए, एंड इसके कॉन्ट्ररी जो पॉइंट्स हैं उस बिल के वो आप लिख सकते हैं अलग से। ठीक है जी। इसके बाद है हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो हमें प्रोस्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, जैसे मृच्छकटिका एक जो प्ले था बाय शूद्र का, तो ये संस्कृत प्ले था, एंड इसमें स्टोरी की जा रही है, बताई जा रही है कोटसन वसंत सेन की, सॉरी हाँ वसंत सेन की। एंड मोर ओवर आम्रपाली है, अम्बापाली भी बोलते हैं इसको, तो ये नगर वधु थी किंगडम ऑफ वैशाली की, एंड बाद में कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट मंक। तो ये इससे इन दो चीज़ों से हमें मिल रहे हैं क्लूज़ के पहले भी एंशिएंट इंडिया में भी जो प्रोस्टिट्यूशन है इट वाज प्रेजेंट। एंड अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करें तो तवायफ या कोर्टसन्स होते थे मुग़ल कोर्ट में, तो वहाँ पर फिर से जो जो प्रथा है वो चलती आ रही है। एंड इसी टाइम के ऊपर जो हम बात करें कि जो म्यूज़िक है या डांस है एंड अदर क्रिएटिव आर्ट्स हैं, तो दे वर द बॉल गेम ऑफ दीज कोर्टसन्स। तो इसीलिए बाद में जब हम देखते हैं कि ब्रिटिश एरा के टाइम पर इतना डिप आ गया था इन एक्टिविटीज़ में, म्यूज़िक एंड डांस में, क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को इनके साथ जो प्रोस्टिट्यूशन है उसके साथ जोड़कर देखा जाना लगा था। तो इसी कारण से जो ये फील्ड थे हमारे म्यूज़िक एंड डांस के, दे गॉट सप्रेस्ड। ठीक है जी। आगे है हमारे पास GS3। तो GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो ये सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सी टर्टल्स हैं जो इनहेबिट करते हैं वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। तो तीन ओशंस में मिलते हैं, दो जो हमारा सदर्न ओशन है, आर्कटिक ओशन है, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ठंडा है तो इसलिए वहाँ पर ये नहीं मिलते, वार्म वाटर्स में मिलते हैं, एंड सी टर्टल्स हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है। एंड इनके जो और नियर रिलेटेड कजन्स हैं कैंप्ड रिडली टर्टल्स, ये दोनों किस चीज़ के लिए फेमस हैं? मास नेस्टिंग के लिए। तो इस चीज़ को बोलते हैं एरिबादा। ठीक है जी। एंड इनका IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। तो एक बार फिर से आप ना IUCN की साइट पे जाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि कई जगह पर एंडेंजर्ड लिखा होता है, कई जगह पर वल्नरेबल लिखा है। तो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक वाइल बिफोर गोइंग टू एग्जाम, या अभी भी कर सकते हैं IUCN की साइट पर जाकर, जो रेड लिस्ट की साइट है इनकी। एंड ये कार्निवोर्स हैं, एंड फीड किस पर करते हैं? जेली फिश, श्रिम्प, स्नेल, क्रैब, केकड़े वगैरह, इन सब चीज़ों पर फिश जो फीड करते हैं ये। एंड पाए कहाँ जाते हैं? इंडिया में, या अगर मैं वर्ल्ड वाइड बोलूँ तो जो कोस्ट ऑफ ओडिशा है वो सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड साइट है, हमारी लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है दैट इज़ द कोस्ट ऑफ मैक्सिको, एंड तीसरे पर है कोस्टा रिका। तो ये अफ्रीका में है, दिस इज़ इन सेंट्रल अमेरिका या अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कुछ भी बोल दीजिए, एंड एशिया में है
हमारा कोस्ट ऑफ ओडिशा जो सबसे बड़ा है वर्ल्ड वाइड। एंड अगर हम साइट्स की बात करें, जो कन्वेंशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को बैन करती है, तो इनकी ट्रेड भी बैंड है अंडर द साइट्स अपेंडिक्स 1। तो अपेंडिक्स 1 में जो चीज़ें हैं वो बैंड हैं। मोरोवर जो अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग साइट्स कौन कौन सी हैं हमारी, गहीरमथा रुकरी है जो ब्राह्मणी बैतरानी रिवर धर्मा रिवर के माउथ के ऊपर है। इसके बाद देवी रिवर के माउथ पर भी एक रुकरी है, एंड ऋषिकुल्या रिवर के माउथ पर, एंड अभी जो लेटेस्ट बनाई जा रही है दैट इज़ एट द बाहुत रिवर माउथ। तो इन चीज़ों को आप अगर मैं मैप पर दिखाऊंगा आपको, तो दिस इज़ अवर धामरा पैरादीप, एंड ये आ गया ऋषिकुल्या रिवर, देवी रिवर आ गया, ठीक है जी। तो ये जो पूरा रीजन है उड़ीसा के कोस्ट का, यहाँ पर हमारे मास्ट नेस्टिंग साइट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अरीबादा, ठीक है जी। एंड वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ये वाले जो वाटर्स हैं दिखाए हुए, यहाँ पर यूजुअली जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं वो पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको इस्टेब्लिश करने का, ट्रांसफॉर्मेशन करने का एम क्या था कि जो हीट्रोजेनिटी है थ्रू उसको रिमूव करना, बेसिकली थ्रू अ मास मूवमेंट। तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट करनी है ताकि हम क्विकली ट्रांसफॉर्म कर सकें इन डिस्ट्रिक्ट को। तो इसकी अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो क्या हो रहा है बेसिकली कि इंडिया में ये चीज़ पाई जा रही है कि इंस्टेड ऑफ इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स किसी स्टेट में ज़्यादा एडवांस्ड हैं, कुछ बहुत पीछे रह रहे हैं। तो वो जो 117 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 117 डिस्ट्रिक्ट्स जिनको चूज़ किया गया है आउट ऑफ 28 स्टेट्स, तो उनको फोर फ्रंट पर लाने की बात की जा रही है। एंड इसकी कोर स्ट्रेटजी में 3 चीज़ें हैं। एक तो कन्वर्जेंस करनी है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं एंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं, दोनों को कन्वर्ज करके इनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। मोर ओवर कोलैबोरेशन करनी है। कोलैबोरेशन में जो प्रभारी ऑफिसर्स हैं इनका मेजर रोल है, तो इनके बारे में आपको सर्च करना है। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जो विकासपीडिया पर सर्च कर सकते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को काफ़ी इलेबोरेटली एक्सप्लेन्ड है। एंड मोरोवर कंपटीशन हमने प्रमोट करना है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में ताकि वो compete करें एंड जो अच्छे रिजल्ट्स आएँ, पॉजिटिव कंपटीशन। तो इसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं दैट इज़ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर है एंड एजुकेशन है, सॉरी, एंड वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन करनी है लोगों की, स्किल डेवलपमेंट करनी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है हमें। तो ये कोर एरियाज ऑफ फोकस हैं फॉर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। एंड विद इन स्टेट्स विद द स्टेट्स एज द मेजर ड्राइवर्स, तो स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि स्टेट्स के पास ज़्यादा बेहतर डेटा है अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, तो इसलिए स्टेट्स आर द मेन ड्राइवर्स, जो कि दिस प्रोग्राम विल फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाई लो हैंगिंग फ्रूट्स और इमीडिएट इंप्रूवमेंट, मेजर प्रोग्रेस एंड रैंक डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो भी जितना, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात है, तो जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो जल्दी डेवलपमेंट की जा सकती हैं, ईजीली हो सकती हैं, वो चीज़ें वो करनी है ताकि हम इमीडिएटली इम्प्रूव कर सकते हैं, मेजर कर सके अपनी प्रोग्रेस एंड अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रैंक कर सकें। इसीलिए कंपटीशन का भी यहाँ पर आ गया हमारे पास स्कोप। तो डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा है, एक कॉम्पोजिट इंडेक्स बनाया है जो इंक्लूड करता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है, जो की हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी चीज़ें हैं उनको एक कॉम्पोजिट इंडेक्स बनाकर अकॉर्डिंगली रैंक करेंगे। एंड जो नीति आयोग है वो एंकर कर रहा है इस प्रोग्राम को विद द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नीति आयोग जो है वो एंकर कर रहा है इस प्रोग्राम को, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।